मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वीं सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। भारत के भविष्य के लिए शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हो सकती है, क्योंकि 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार भारत को एक एजुकेशन पॉलिसी मिली। 21वीं सेंचुरी के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक कमेटी ने यह पॉलिसी बनाई। पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड यू के इस ऑल इंपॉर्टेंट 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शायद ये ऐसी कोई इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी होगी जो हम में से हर इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम में लिए हुए पोस्ट में भी आप में से 92% लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की थी। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में लोकसभा टीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू में मैंने ये कहा था। आज ही पढ़ रहा था कहीं पे 1,15,000 मीटिंग्स के बाद ये पॉलिसी आई है इन शेप। तो पॉलिसी तो काफी इलैबोरेट है, पॉलिसी काफी बिंदुओं पे टच करती है, लेकिन मेरे ख्याल से मुख्य तौर पे जो पिलर्स होने चाहिए एजुकेशन के, वो होने चाहिए एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी। तो ये चारों चीजों पे हमें रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या हम हर एक बिंदु पे टच कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, वो मैं ही हूं। अक्टूबर के बाद दुनिया बदल गई, लुक भी बदल गया। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन डिमांड्स को ये पॉलिसी फुलफिल कर रही है। इस एपिसोड के लिए स्पेसिफिकली मैंने किसी भी मीडिया एजेंसी की सपोर्ट लिए बिना पूरे पॉलिसी को खुद पढ़कर अपनी पब्लिक पॉलिसी के नॉलेज को यूटिलाइज करके एक सामान्य भाषा में आपको ये पॉलिसी समझाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मेरी हेल्प कीजिए कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरे टाइम और एफर्ट्स को वैल्यू किया है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि इस पॉलिसी की जरूरत क्या थी। 2024 में दोस्तों, भारत चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा और अगले इस 100 साल तक, कम से कम इस सेंचुरी की खत्म होने तक, हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बने रहेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका मतलब यह है कि वर्किंग एज में 15 से लेके 60 साल के बीच हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, करीब 63%, जो दुनिया के किसी भी और देश से ज्यादा है। दोस्तों, आज बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से मशीन इंसान को रिप्लेस कर रहा है और आने वाले समय में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड सैनिटेशन, अर्बनाइजेशन जैसे कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर जैसे इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पब्लिक पॉलिसी की भाषा में हम इन्हें विकेट प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको ह्यूमैनिटीज की नॉलेज की भी उतनी जरूरत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि आपको सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको रिकॉर्ड टाइम में हॉस्पिटल्स को खड़ा करने के लिए अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। लोगों का माइंडसेट और लोगों की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट भी चाहिए। आपको इन सबको मैनेज करने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट चाहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छे पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमें आज एक मल्टी डिसिप्लिनरी और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है। आज हमारे पास दोस्तों इंजीनियर्स तो है, लेकिन वो इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। आज हमारे पास 35% हमारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। हमारे पास डिग्री तो होती है, लेकिन वो डिग्री हमें एम्प्लॉयबल नहीं बनाती और कंपनीज को हमें फिर से ट्रेन करना पड़ता है। इन सब का मतलब दोस्तों ये है कि आज हम हमारे यूथ की पावर का एडवांटेज नहीं ले पा रहे, फायदा नहीं ले पा रहे देश हित के लिए। और इस पॉलिसी का दोस्तों विजन भी यही है कि इंडियन वैल्यूज में रूटेड एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाओ जो इंडिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सके। ये पॉलिसी चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन होने में गर्व महसूस हो और वो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति कमिटेड हो। एंड ये सबका यूज करके उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन देके हम एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन्स बनाएं। दोस्तों, ये पॉलिसी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीटली ओवरऑल करने की कोशिश कर रही है।
जहां आज का स्ट्रक्चर 10+2 का स्ट्रक्चर है, मतलब 10 साल स्कूल में और 2 साल जूनियर कॉलेज में, वही ये पॉलिसी सजेस्ट कर रही है कि 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि फाउंडेशनल स्टेज के पहले 5 साल और प्रिपरेटरी स्टेज के पहले के 3 साल, यानी 3 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों को प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तहत पढ़ाया जाएगा। वही उसके बाद के 3 साल जो मिडिल स्टेज में आएंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक होंगे, वहां एक्सपीरियंशियल और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होगी। और सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, जहां लोग बच्चे और ज्यादा सब्जेक्ट्स ले पाएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दे सकेंगे। दोस्तों, इस पॉलिसी की यूनिकनेस ये है कि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर खास फोकस करती है। जहां पहले वाली पॉलिसी डायरेक्टली क्लास 1 से, मतलब 6 साल से बच्चे से शुरुआत करती थी, वही ये पॉलिसी ये मानती है कि 85% ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज बच्चों की 6 साल के पहले डेवलप होती है। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड और केयर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। दोस्तों, यही नहीं, क्लास फर्स्ट के पहले 3 महीने का एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल होगा जो कि खुद एनसीईआरटी और एससीईआरटी डिजाइन करेंगे। दोस्तों, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में हमारी हालत इतनी खराब है कि एसर के एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक क्लास 3 में करीब 70% बच्चे क्लास 2 का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते और डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। इसी के लिए दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी यह कहती है कि अगर हमने इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो हमारी राह काफी आसान हो जाएगी। दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर मिशन मोड पर जाकर 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा दोस्तों, बुक प्रमोशन, लाइब्रेरीज को बेटर करना और डिजिटल डिपॉजिटरीज को क्रिएट करना, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ये पॉलिसी सजेस्ट करती है। दोस्तों, इस पॉलिसी का और एक यूनिक पॉइंट ये है पीयर लर्निंग, क्योंकि ये पॉलिसी ये एक्नॉलेज कर रही है कि जितना बड़ा हमारा क्राइसिस है वो सिर्फ टीचर्स से सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए समाज के और लिटरेट लोगों को आगे आकर बच्चों को पर्सनली पढ़ना लिखना सिखाना होगा। दोस्तों, जहां सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन और मिड डे मील की वजह से बच्चे स्कूल में तो आने लगे, लेकिन आज भी एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है। दोस्तों, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात की जाए तो ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 में जहां 90% बच्चे स्कूल में होते हैं, वही 9 से लेकर 11th में वो बच्चे 79% रह जाते हैं। वही 12th आते आते दोस्तों 56% बच्चे ही स्कूल में रह जाते हैं, बल्कि जबकि बाकी सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद कुछ ऐसा होता है कि बच्चे, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इस पॉलिसी का दोस्तों एम ये है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके, गवर्नमेंट स्कूल की क्रेडिबिलिटी बढ़ा के, टीचर ट्रेनिंग पर जोर देके बच्चों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन की वजह से एक ऐसा इंसेंटिव्स क्रिएट किया जाए कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना होके स्कूल्स में टिके रहे। और 2030 तक ये पॉलिसी एनविजन करती है कि हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को क्रिएट कर सके। चलो, बच्चा स्कूल में तो आ गया, बच्चा टिक भी गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको नॉलेज के साथ अच्छी स्किल्स को कैसे इंपार्ट कर सकते हैं? दोस्तों, आज भी अगर घर में मैं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ठीक ना कर सकूं, या कहीं पे स्क्रू को फिट ना कर सकूं, या कहीं वेल्डिंग का काम ना कर सकूं, तो मुझे आज भी घर के ताने सुनने मिलते हैं कि तू तो इंजीनियर है, तो तू ये भी नहीं कर सकता। जबकि दोस्तों, मेरी सिविल इंजीनियरिंग का और इन सारे कामों का कुछ खास रिलेशन है नहीं। और फॉल्ट सिर्फ मुझ में नहीं, फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी था, जिसने हमें कभी इन चीजों के लिए ट्रेन ही नहीं किया। और समाज भी इन चीजों को छोटी चीजें मानता था, ताकि और हम इसको नजरअंदाज करते थे। दोस्तों, ये पॉलिसी एक बढ़िया काम कर रही है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक वोकेशनल क्राफ्ट्स पर फोकस करेगी। इसका मतलब यह है कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच 10 दिन का एक बैगलेस इंटर्नशिप का पीरियड होगा, जो कि आपको आपके एरिया के किसी धोबी के साथ, या किसी टेलर के साथ, या किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ उतना 10 दिन गुजारने पड़ेंगे और उनका काम समझना होगा।
दोस्तों लैंग्वेज इस पॉलिसी का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन बना हुआ है। इस पॉलिसी का यह मानना है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को अगर मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें काफी अच्छे से समझ में आ सकता है, और इसके अलावा कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी मदर टंग में एक्सप्लेन करने से काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों ये पॉलिसी क्लियरली ये बोलती है कि वेरेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी इन होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल रीजनल लैंग्वेज। दोस्तों ये पॉलिसी लेकिन ये कहती है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं बोलती कि स्टेट्स को ये करना ही होगा। दोस्तों ये पॉलिसी इनफैक्ट ये क्लियरली स्टेट करती है कि नो लैंग्वेज विल बी इंपोज्ड ऑन स्टेट्स एंड इट विल बी द चॉइस ऑफ द स्टेट्स। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, भारत के लोगों को इंग्लिश के ऑब्सेशन से निकालना बहुत मुश्किल होगा। और इसके अलावा दोस्तों ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इंग्लिश हमें कंपेटिटिव एज देती है बाकी सारे कंट्रीज के मुकाबले। अगर आप चाइना की बात करो, अगर आप ईस्ट एशिया की बात करो, अगर आप यूरोप के कुछ देशों की बात करो, तो हमें कंपेटिटिव एज इंग्लिश से मिलता है। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है कि भारत में जब इतनी सारी भाषा है, तब लोग जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तब उनका क्या होगा। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं दोस्तों, लैंग्वेज के साथ साथ ये पॉलिसी एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव को प्रपोज करती है, और उसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ इंडिया कैंपेन को चलाने की बात करती है, जिसका मतलब यह है कि बच्चों को एक एंशिएंट इंडियन नॉलेज का इंपॉर्टेंस समझाया जाएगा। और यही नहीं, ट्राइबल एथनो मेडिसिन, मतलब ट्राइबल्स की जो मेडिसिन होती है उसका इंपॉर्टेंस, या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग जैसे कोर्सेज भी बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों ये पॉलिसी अर्ली चाइल्डहुड केयर, स्कूल, टीचर ट्रेनिंग और एडल्ट एजुकेशन सारे करिकुलम को रिवैम्प करने की बात करती है। इस पॉलिसी का यह मानना है कि कोर एसेंशियल्स पर फोकस किया जाएगा और अननेसेसरी चीजों को सारे सब्जेक्ट से निकाल दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होगा, क्लासेस को इंटरैक्टिव होना चाहिए और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि रटने पर। दोस्तों इसी के साथ साथ स्कूल में ही ये पॉलिसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वोकेशनल एक्सपोजर के साथ साथ कोडिंग और कंप्यूटेशन भी सिखाएगी। और दोस्तों इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी स्कूल में ही सिखाए जाएंगे। दोस्तों असेसमेंट्स के लिए पॉलिसी ये बोलती है कि असेसमेंट्स नॉन समेटिव होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आज जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो हमारे पूरे साल की मेहनत की एक समरी होती है, जो कि प्रेशर क्रिएट करती है। ये पॉलिसी ये बताती है, ये रेकमेंड करती है कि ऐसा ना होकर एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का प्रोसेस हो, जिसकी वजह से बच्चों पर एक प्रेशर क्रिएट ना हो। उसके अलावा दोस्तों इसका आइडिया ये है कि रोट लर्निंग से उभर कर क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाए। दोस्तों ये पॉलिसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, जिसका मतलब ये है कि आज जो करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, ये जो सारे डिफरेंशिएशंस हैं, इन सबको खत्म किया जाएगा और सबको एक लेवल पर देखा जाएगा। दोस्तों आज साइंस और मैथ्स में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा और म्यूजिक, क्रिकेट और आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा कच्चा, ऐसे माना जाता है। ये पॉलिसी ये मानेगी कि ये सारी चीजों को सेम लेवल पर देखा जाए और एक क्रेडिट सिस्टम को जनरेट किया जाएगा। और दोस्तों इस पॉलिसी के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन में जो कैटेगराइजेशन होते हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, ये एक हायरार्की क्रिएट करती है। इस हायरार्की को भी खत्म कर दिया जाएगा। आज एक बच्चा फिजिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी ले पाएगा और अकाउंटिंग के साथ साथ म्यूजिक भी ले पाएगा। कितना कूल है दोस्तों ये, काश हमारे टाइम पे ये होता। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इसका मतलब यह है कि अब बच्चे का इवैल्यूएशन 3 लेवल पर होगा। एक बच्चा खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करेगा, एक उसका पीयर, उसका दोस्त उसको इवैल्यूएट करेगा, और तीसरा उसके टीचर उसको इवैल्यूएट करेंगे। यही नहीं दोस्तों, लाइफ स्किल बच्चे ने क्या सीखा ये उसके रिपोर्ट कार्ड में होगा, और उसी रिपोर्ट कार्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक डेटाबेस से लिंक किया जाएगा। इसका फायदा दोस्तों ये होगा कि 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद पिछले 15 साल में बच्चों ने कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप किया है, उसको उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पॉलिसी 10th और 12th के बोर्ड्स को कंटिन्यू करती है, लेकिन यह बोलती है कि इस बोर्ड एग्जाम्स को इजी किया जाएगा, बच्चों को और ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे सब्जेक्ट्स के, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा और रट्टालॉजी से निकलकर उनकी अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस किया जाएगा।
और ये पॉलिसी ये भी बोलती है कि बोर्ड एग्जाम्स, आज जो हाई स्टेक्स एग्जाम है उसकी स्टेक्स को कम करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स को मल्टीपल स्टेजेस में लिया जा सकता है। दोस्तों जहां ये पॉलिसी ये बोलती है कि 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड की एग्जाम एक्सटर्नल एजेंसीज लेंगी, तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप 3rd और 5th और 8th में बच्चों को एनालाइज कर ही रहे हो तो आपको बोर्ड की जरूरत क्या है। और बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए परख नाम की एजेंसी होगी जो बोर्ड्स को मैनेज करेगी, और नेशनल लेवल पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस एग्जाम्स लेने के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो कि यूनिवर्सिटीज को ऑफर करेगी अगर वो उसके टेस्टिंग सर्विसेज को अवेल करना चाहे। इस सारी चीजों पर फोकस करते हुए ये पॉलिसी बार बार इस चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही है कि कोचिंग कल्चर को, कोचिंग क्लासेस के कल्चर को कैसे खत्म कर दिया जाए। दोस्तों ये पॉलिसी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और स्कूल क्लस्टर्स की बात करती है, जहां बाल भवन में करियर रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड और प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा। वही सामाजिक चेतना केंद्र में अनयूटिलाइज स्कूल की कैपेसिटी का फायदा समाज के लिए किया जाएगा। वही अब जब मल्टीपल स्कूल्स एक कॉम्प्लेक्स को शेयर करेंगी तब वो एक दूसरे की रिसोर्सेज का फायदा उठा सकती है, जिस कारण से उनका एफिशिएंसी, उनकी गवर्नेंस और उनकी इंटीग्रेशन में और बढ़ोतरी हो सके। दोस्तों बड़ा सवाल यह आता है कि यह सब होगा कब। घबराइए मत, यह सब एक साल में या एक दिन में नहीं होने वाला। यह एक लॉन्ग टर्म प्लान है 2040 तक का। जब 2023 तक टीचर्स को असेसमेंट्स के लिए रेडी किया जाएगा, 2025 तक फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स हासिल किए जाएगी, 2030 तक यह पॉलिसी बोलती है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होगा, और 2030 तक ही हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% कर देंगे। ऐसे करते करते स्टेजेस में 2040 तक यह पॉलिसी कंप्लीटली अप्लाई होगी। दोस्तों इस पॉलिसी ने हमें एक सपना दिखाया है, हमें एक दिशा दिखाई है, लेकिन रास्ता बनाने का काम करेगा प्लान ऑफ एक्शन, जो तय होगा आने वाले दिनों में होने वाली काफी सारी मीटिंग से। तो मेरे उसी लोकसभा टीवी के इंटरव्यू में मैंने और एक चीज बोली थी, और अगर कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाते हो, जैसे हम भी यहाँ पढ़ते हैं कि पॉलिसी का एक साइकिल होता है, तो सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन तक नहीं, उसके बाद आपका उसका इवैल्यूएशन कैसा है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म कैसा है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, पॉलिसी मेकिंग एक मल्टीपल स्टेज प्रोसेस है। एजुकेशन पॉलिसी बनाना मतलब हमने सिर्फ फॉर्मुलेशन और पॉलिसी एडॉप्शन तक हम पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद दोस्तों पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी का इवैल्यूएशन और पॉलिसी का टाइम पर सपोर्ट और मेंटेनेंस पर भी काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। और हमें टाइम टू टाइम ये देखना पड़ेगा कि जो जो कंपोनेंट्स पॉलिसी में से इंप्लीमेंटेशन में इफेक्टिव नहीं है, उस कंपोनेंट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो राह लंबी है लेकिन होनी भी चाहिए। इतना बड़ा रिफॉर्म एक साल में या एक दिन में नहीं आ सकता, इसके लिए सालों लगेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो इस पॉलिसी ने की है वो है एजुकेशन पर इस देश में एक डिबेट स्टार्ट कर दी है। आज लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों हायर एजुकेशन में भी ये पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस दे रही है, जो कि स्कूल एजुकेशन उतने ही इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन को दोस्तों हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।